नमस्कार। प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। हम सब जानते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास अगर हम देखने से इसका स्वर्ण युग जो माना जाता है, खासकर पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल माना जाता है। भक्ति काल के खासकर प्रमाश्रयी शाखा के कवियों में सबसे प्रमुख कवि है मलिक मोहम्मद जायसी और खासकर जायसी कृत पद्मावत। तो इसमें खासकर सूफी कवियों के जो काव्यों की विशेषताएं और इसमें पद्मावत की क्या क्या विशेषताएं। भारतीय सूफी कवियों ने खासकर उनके काव्य कहने का जो उद्देश्य, उनके जो सूफी धर्म का प्रचार प्रसार होने के बावजूद भी काव्य के लिए आवश्यक कथावस्तु को लिया है भारतीय। आज मैं अभी चर्चा करने जा रहा हूँ सूफी काव्य परंपरा के सबसे अग्रगण्य कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत और भारतीकरण। और भारतीकरण की दृष्टि से पद्मावत का विश्लेषण क्या है हम देखेंगे। अधिकांश सूफी कवियों ने जिन प्रामाख्यानों की रचना की है उनका आधार प्रायः कोई ना कोई जनकथा या लोककथा ही है। फारसी साहित्य की मसनवियाँ बहुधा काल्पनिक आधार पर रची गई हैं, परंतु भारत के प्रामाख्यानों खासकर हिंदी के प्रामाख्यानों के विषय में ऐसी बात नहीं है। यहाँ के सूफियों ने धार्मिक विषयों के प्रतिपादन के लिए लोक कथाओं को ही ग्रहण किया है। पद्मावत भी अवध प्रांत में प्रचलित पद्मिनी और हीरामन सुगो की कथा का ही रूपांतरण है। वैसे भी पद्मिनी की कथा अनेक संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश काव्यों में भी बहुत विस्तार से मिलती है। पद्मावत की रचना में जायसी ने और इस बात का खूब ध्यान रखा है कि कथा का बाह्य स्वरूप भारतीय रहे। इसका कारण यह है कि ये कथा किसके लिए लिखा गया है, तो भारतीयों के लिए लिखा गया है, तो भारतीय पद्धतियों को अपनाया गया है। कथा का वास्तविक प्रतिपाद्य सूफी साधना का मर्म समझना है, किंतु जिस प्रकार सूफी आध्यात्मिक काव्य जैसे लैला मजनू या शीरी फरहाद आदि प्रेम कहानियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, उस प्रकार जायसी ने नहीं किया। उन्होंने चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मिनी की कहानी कही है। सूफी प्रामाख्यान प्रेम के माध्यम से दृश्यमान जगत से अदृश्य परम शक्ति अथवा स्थूल त्रिगुण संपन्न जगत से गुणातीत सूक्ष्म ब्रह्म की साधना के आलेख है। सांकेतिक शैली द्वारा सूफी कवियों ने अपने इष्ट की सिद्धि की है। उदाहरण के लिए नायिका के चरित्र में अपार्थिव गुणों का समावेश करने के लिए वाक्चातुर्य से सृष्टि में व्याप्त गुणों का उसके व्यक्तित्व के साथ समावेश कर दिया गया है। जा दिन दसन ज्योति निरमय बहुतान ज्योति ज्योति ओह बई। जायसी ने भारतीय जीवन की सभी प्रथाओं, रीति रिवाजों, संस्कारों इत्यादि का सांगोपांग एवं सजीव वर्णन किया है। जन्म से लेकर मरण तक के सभी संस्कारों का अत्यंत उदार एवं स्वाभाविक चित्रण सूफी प्रामाख्यानों में उपलब्ध होता है। दीपावली या दिवाली, होली, शिवरात्रि आदि प्रमुख त्योहारों का वर्णन भी कहीं कहीं बहुत सुंदर है। अधिकांश सूफी प्रामाख्यान धर्म की आधार भाव भूमि पर स्थित हैं। कई कथाओं में भारतीय देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। जायसी ने कैलाश पर्वत, महादेव, हनुमान, पार्वती तथा रामायण और महाभारत के अनेक प्रतिष्ठित पात्रों का उल्लेख किया है।
पद्मावत में मंडप गमन खंड में पद्मावत की महादेवी के मंदिर में पूजा का भी उल्लेख है। प्रेम के अलौकिक और लौकिक दोनों स्वरूपों का स्पष्टीकरण प्रेमाख्यानों में मिलता है। इनकी नायक नायिकाएं प्रेम के उभय पक्ष के प्रतीक हैं। जैसी इस संसार को प्रेम की बाजी कहते हैं। मोहम्मद बाजी प्रेम की जो बावे चौकेल, तेलहि फूलहि संग जो होई फूलाइल तेल। राजा रत्नसेन जब पद्मावत के विरह में घर बार छोड़ता है तब वह मजनू और फरहाद की भांति पागल सा या दीवाना का रूप नहीं धारण करता है। वह सिर्फ भारतीय योगी बनकर माया से मुक्त होकर जाता है। उसका पथ प्रदर्शन गुरु के रूप में हीरामणि करता है। राजा गजपति की सहायता के लिए उसके समक्ष आता है और जैसे भारतीय योगियों के साथ अनेक अनुयायी होते थे, उसी प्रकार रत्नसेन के साथ भी 16 सहस्त्र राजकुमार जाते हैं। समाज यहाँ समस्त प्रेमाख्यानक काव्य प्रबंध काव्य हैं और इनमें कुछ महाकाव्य कहे जा सकते हैं। भारतीय महाकाव्य की भांति मसनवी भी सर्गबद्ध होता है, किंतु दोनों में तात्विक अंतर है। सूफी प्रेमाख्यानों के सभी नायक सद्वंश के राजा अथवा उच्च कुल वंशज या उच्च कुल संभूत व्यक्ति हैं। प्रेमाख्यानों के कथानकों का आधार अधिकांशतः लोक कथाएं हैं। सूफी प्रेमाख्यानों में प्रमुख रस दो ही है, श्रृंगार और वीर। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का अत्यंत सफलता से चित्रित किया गया है। संयोग श्रृंगार के अनेक आकर्षक चित्र उपलब्ध होते हैं। वियोग वर्णन में सूफी कवि अपेक्षाकृत अधिक सफल हैं। उदाहरण के लिए वियोग शब्द से वीर रस का वर्णन नायक के पराक्रम के प्रदर्शित करने के लिए किया गया है। और इसके एक बहुत बढ़िया उदाहरण ये बता देते हैं कि वियोग वर्णन के समय वियोग खंड का वर्णन में ही वीर रस का वर्णन और नायक के पराक्रम के प्रदर्शित करने के लिए भी किया गया है। सूफी कवियों को घटना संयोजन के प्रति एक विशेष प्रकार का मोह है। स्थूल रूप से इनकी घटनाओं के 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, नायक द्वारा नायिका के रूप गुण की चर्चा सुनकर गृह त्यागना, और इसके बाद मार्ग के कष्ट बाधाएं तथा उनका संवरण कर नायक द्वारा प्रिय की प्राप्ति, और अंतिम पुनः अपने राज्य में आगमन और कथा समाप्त। क्योंकि सूफी कवियां बिल्कुल पटकथा के प्रति, आजकल की भाषा में कहना तो पटकथा मतलब कथा को ले जाने में, बहुत कथा को आगे बढ़ाने की जो शैली है इसमें वे लोग माहिर हैं। मतलब आजकल की भाषा में कहते तो पटकथा के ये बहुत निपुण कवि कह सकते हैं। स्थूल विभाजन के अतिरिक्त नाटकीय कथा वस्तु की प्रारंभ, प्रयत्न आदि कथा के बीच बीच में पड़ने वाले भावात्मक स्थलों का इन कवियों ने अत्यंत सरस वर्णन किया है। कुमारियों की उन्मुक्त स्वच्छंद प्रेम क्रीड़ा, सरोवर स्नान, नायक के गृह त्याग पर उसके निकट संबंधियां विशेषतः माँ और पत्नी का करुण विलाप, नायक के मार्ग में कष्ट, वियोग संदेश, नायक नायिका मिलन, अंत में सती होने का वर्णन। ऐसे और इस प्रकार के भावात्मक स्थलों का सूफी कवियों ने रससिद्ध कवियों की भांति वर्णन किया है। पद्मावत में रत्नसेन और पद्मावती का मिलन भी भारतीय परंपरा के अनुरूप शिव मंडप में होता है। शंकर पार्वती और हनुमान उनकी सहायता करते हैं। उसे पद्मावती को प्राप्त करने में सफलता मिलती है। उसके विवाह भी भारतीय रीति रिवाजों के अनुरूप दिखाया गया है। राघव चैतन्य नामक सिद्ध प्राप्त व्यक्ति भी भारतीय ही हैं। ऐसा व्यक्ति फारसी आदि में नहीं देखा जा सकता है। अलाउद्दीन भारत का ही मुसलमान शासक है। मुसलमान शासक सुंदरी स्त्रियों का अपहरण भी करते थे, ये तो आम बात है उन दिनों में। अतः पद्मावती के सौंदर्य को सुनकर उसे प्राप्त करने के लिए उसने आक्रमण किया। छल से रत्नसेन को पकड़ा जाना,
घोरा बादल के प्रयत्न से राजा को छुड़ाना, रत्नसेन देवपाल युद्ध और रानियों का सती होना तथा जौहर करना सभी भारतीय ही है। पद्मावत की भाषा अवधी है। उसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, दृष्टांत, विरोधाभास, समासोक्ति, अन्योक्ति आदि भारतीय अलंकार मिलते हैं। इस प्रकार इस कथा को पूर्ण रूप से देखने से लगभग हर स्तर पर संपूर्णतः भारतीय पद्धतियों, भारतीय रीति रिवाजों का ही पालन किया गया है। इससे ये हम कह सकते हैं कि इस प्रकार मलिक मोहम्मद जायसी ने सूफी काव्य परंपरा खासकर पद्मावत का भारतीयकरण किया है। धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखने सुनने के बाद जरूर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। धन्यवाद।